नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत करता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 7 पुस्तक हमारे अतीत पाठ नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली के सुल्तान है। इस पाठ के माध्यम से हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान आए और इन सुल्तानों का जो है टाइम पीरियड क्या था और कौन कौन से वंश के सुल्तानों ने कितने समय तक दिल्ली पे शासन किया। ठीक है, तो पाठ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चे जो है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में और उनके शासन क्रम के बारे में जानने की जो है प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली के सुल्तानों की, तो बेटा दिल्ली अगर हम बात करते हैं दिल्ली की तो एक वंश हुआ करता था तोमर वंश। तोमर वंश में एक राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की, मतलब दिल्ली को बनाया। तोमर वंश का राजा था अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली की स्थापना की, मतलब दिल्ली को बनाने में तोमर वंश के राजाओं का हाथ था। तो दिल्ली पर शासन कौन करता था? पहले तोमर वंश के राजा। ठीक है, अब तोमरों के बाद चौहान वंश। तोमर राजाओं को चौहान राजाओं ने हरा दिया। तोमर राजाओं को चौहान राजाओं ने हरा दिया और दिल्ली पर किसका शासन हो गया? चौहान राजाओं का। ठीक है, तो दिल्ली को अपने राज्य में चौहान राजाओं ने मिला लिया। चौहानों में एक सबसे प्रमुख राजा था जिसका नाम था, आप बच्चों को पता भी होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था, सबसे इंपॉर्टेंट राजा था और इसने दिल्ली पर राज करना शुरू किया, दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहां तक दिल्ली जो है चौहानों के अंडर में थी, चौहानों के राज में थी। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति होता है और वो होता है तुर्क का, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है ये दिल्ली पर हमला करता है और इसकी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है, इसको कहलाया जाता है तराइन युद्ध। तो तराइन के 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है तराइन का, एक युद्ध होता है 1191 ईस्वी में और एक होता है 1192 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी जो है वो दिल्ली पर राज करना चाहता है, परंतु उसके लिए इसे पृथ्वीराज चौहान को हराना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक लड़ाई होती है जिसे बोला जाता है तराइन का युद्ध। और ये तराइन का युद्ध एक होता है, तराइन का युद्ध फर्स्ट जो होता है वो होता है 1191 ईस्वी में और सेकंड होता है 1192 ईस्वी में। लेकिन जो फर्स्ट वाला युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। परंतु मोहम्मद गौरी निराश नहीं होता, वो फिर से अगले साल दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पे हमला करता है और वो कहलाता है तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में होता है। ठीक है, तो इस युद्ध में होता क्या है, मोहम्मद गौरी दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पे हमला करता है और पृथ्वीराज चौहान उस लड़ाई में हार जाता है। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वो एक तुर्की होता है और ये वापस अपने देश में जाने का प्रयास करता है, अपने देश में जाने की सोचता है, क्योंकि इसने दिल्ली को जीत लिया है। तो इसीलिए ये दिल्ली पर अपने एक गुलाम बोलते हैं उसको, अपने गुलाम को जो है दिल्ली पर नियंत्रण के लिए छोड़ देता है और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो होता है ये मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी का ये गुलाम होता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जब वापस तुर्की जाता है तो ये दिल्ली का जो नियंत्रण होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके जाने के बाद दिल्ली पर नियंत्रण करता है, दिल्ली पर शासन करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक वंश को बनाता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का गुलाम वंश का ये संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, इसीलिए ये अपने वंश के आगे गुलाम लगाता है। ठीक है बेटा, और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड होता है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश की स्थापना करता है, और गुलाम वंश का पहला जो है ये सुल्तान होता है। ठीक है, ये कुतुब मीनार का निर्माण करता है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करता है। इसके समय में जो राजधानी होती है वो होती है लाहौर। ठीक है, लाहौर इसकी राजधानी होती है और कुतुब मीनार का निर्माण करता है। ठीक है, इनके जो गुरु होते हैं यहां लिखते हैं हम, जो गुरु होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इनका बहुत सम्मान करता है, और जब कुतुब मीनार ये बनवाता है तो कुतुब मीनार का नाम भी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही रखता है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके गुरु होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं। परंतु होता क्या है, ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान पोलो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मर जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसका जो गुलाम वंश का जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का अगला शासक होता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। ठीक है, होता क्या था, उस समय जो शासक होते थे वो अपने बेटों से ज्यादा अपने गुलामों पर जो है भरोसा करते थे, और गुलाम वफादार भी होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश को जो है आगे चलाता है, और दिल्ली पर जो है वो दिल्ली के शासन को चलाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बनाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी, तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये बहुत अच्छा राजा होता है, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है, और ये टंका और जीतल ये क्या थे बेटा? ये सिक्के हैं। ठीक है, ये सिक्कों के नाम है। इल्तुतमिश, टंका और जीतल जो है ये सिक्के अपने राज्य में चलाता है। टंका जो है ये चांदी का सिक्का होता था, और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का होता था। तो अपने राज्य में ये सिक्कों को चलाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण करता है, परंतु होता क्या है कि कुतुब जो मीनार है ये पूरी नहीं हो पाती, और इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इल्तुतमिश की होती है, और इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा करवाता है।
तो ये कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करता है। ठीक है बेटा, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो इसके दो बेटे होते हैं और एक इसकी बेटी होती है, परंतु सॉरी इल्तुतमिश के जो है दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, परंतु इल्तुतमिश को ये पता होता है कि इसके बेटे जो हैं वो नाकारा हैं और वो सही से इसके मरने के बाद जो है दिल्ली को या सल्तनत को जो है वो नहीं चला पाएंगे। इसीलिए इल्तुतमिश जो है अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त करता है। ये बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी जो है वो दिल्ली को संभाल लेगी, उसके राज्य को संभाल लेगी। ठीक है, तो होता क्या है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये अपनी बेटी पर बहुत यकीन करता था और इसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो इसके मरने के बाद इसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो गद्दी जो है बैठती है। परंतु होता क्या है, इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया का भाई रजिया को गद्दी पे नहीं बैठने देता, खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो रजिया अपने भाई को गद्दी से हटा देती है, ये बोलते हुए कि उसके पिताजी ने इसको उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त किया था। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की अगली शासक बनती है। ठीक है बेटा, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक। ठीक है, रजिया सुल्तान बहुत अच्छी शासक होती है, ये दिल्ली की जनता के हित में उनकी भलाई के लिए बहुत काम करती है और अपने पिता के किए हुए कामों को आगे बढ़ाती है। परंतु क्योंकि रजिया एक महिला होती है और इसके दरबार में रहने वाले जो भी मंत्री होते हैं वो ये नहीं चाहते कि वो किसी महिला के आगे सर झुकाएं और महिला के कहने पर चले। ठीक है, इसीलिए वो रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और रजिया को एक षड्यंत्र के तहत इसको मार दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1240 में जो है वो रजिया की मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है 1240 में। ठीक है बेटा, तो रजिया सुल्तान वैसे तो बहुत अच्छी जो है शासक होती है, अपनी प्रजा के लिए काम बहुत करती है, परंतु इसका महिला होना इसके लिए, और वो भी योग्य महिला होना, इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो जाता है और इसको एक षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चे जो है वो नोट करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि रजिया की मृत्यु 1240 में हो जाती है। ठीक है, तो रजिया की मृत्यु के बाद जो भी उत्तराधिकारी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं वो इतने नाकारा होते हैं कि वो दिल्ली को सही से नहीं चला पाते, और क्योंकि वो हमेशा शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं और अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए वो एक नाकारा शासक साबित होते हैं। तो उन सभी को हटाकर बलबन ये दिल्ली की गद्दी को हथिया लेता है। ठीक है, बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है। बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम होता है। ठीक है, बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम होता है और क्योंकि इसको पता होता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके जो सभी बच्चे हैं, रजिया सुल्तान तो शासक अच्छी थी लेकिन जो इसके बेटे हैं वो सही नहीं है, तो इसीलिए उन सबको मारकर खुद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है बेटा, तो बलबन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये लोह रक्त की नीति को चलाता है। बलबन जो है लोह रक्त की नीति को चलाता है। लोह रक्त की नीति मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपने शत्रुओं पर बहुत कठोर होता है, बहुत निर्दयी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपने आप को स्वयं को अल्लाह की, इसको बोल सकते हैं अपने आप को अल्लाह की परछाई, अपने आप को अल्लाह की परछाई बताता है। और इसके बारे में बोला जाता है कि इसका राज दरबार जो है बहुत भव्य लगता है, बहुत
सुंदर दरबार जो है ये लगाता है, और इसके दरबार को देखने के लिए दूसरे राज्य के राजा जो है वो आते थे। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में बहुत शान शौकत होती थी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो बलबन का जो दरबार है बहुत सुंदर दरबार लगाता था। बलबन जो है इसके दरबार को देखने के लिए दूसरे देश के, दूसरे राज्य के राजा भी आते थे। परंतु होता क्या है, 1286 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1286 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के बाद, इसके मरने के बाद कोई भी गुलाम वंश का शासक इतना काबिल नहीं होता है कि वो गुलाम वंश को आगे तक लेके जाए। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद। तो बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का कोई भी शासक इतना मजबूत नहीं होता है कि वो दिल्ली को संभाले, और इसीलिए 1290 ईस्वी में पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश जो है वो 1290 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। अब गुलाम वंश के समाप्त होने के बाद जो अगला वंश आता है उसको बोलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी। तो अब हम खिलजी वंश के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, खिलजी वंश में दो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे, दो सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे। पहले तो जो थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो दूसरा शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के जो शासक थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो खिलजी वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। तो हम इनके बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इनका जो टाइम पीरियड था 1290 से 1296 तक, 1290 से 1296 तक इनका टाइम था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था वो था 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो खिलजी वंश के दो महत्वपूर्ण शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। तो इनके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा।